इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। खबर झारखंड देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं आपके साथ हूं अब्दुल नबी हसन। झारखंड की अहम खबरों पर डालते हैं अब विस्तार से नजर। रामगढ़ जिले के नेमरा स्थित पैतृक आवास में दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन की 3 कर्म परंपरा का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पूरे परिवार के साथ शामिल हुए। इस पारंपरिक श्राद्ध कर्म में दिवंगत की धर्मपत्नी, दोनों पुत्र, परिजन और बच्चे भी उपस्थित रहे। आदिवासी समाज में 3 कर्म को प्रत ऋण चुकाने का एक महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक कुशल राजनेता के साथ साथ एक जिम्मेदार पुत्र की भी भूमिका निभाई। पिता की बीमारी के दौरान 1 महीने तक अस्पताल में रहकर सेवा करने वाले सीएम अब उनके निधन के बाद हर धार्मिक परंपरा को निभा रहे हैं और परिवार के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। दिशोम गुरु शिबू सोरेन का पारंपरिक 3 कर्म का कार्यक्रम किया। साहिबगंज में गंगा नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर ने दियारा सहित कई इलाकों में तबाही मचा दी है, जिससे गंगा किनारे बसे लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। हालात को देखते हुए डीसी हेमंत सत्ती ने रामपुर दियारा और आसपास के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और गंगा कटाव के साथ जलस्तर में हो रही तीव्र बढ़ोतरी का जायजा लिया। निरीक्षण के बाद डीसी ने लोगों से अपील की है कि वो प्रशासन के जरिए बनाए गए सुरक्षित आश्रय स्थल और आश्रम गिरी राहत शिविर में ही शरण लें, जहां भोजन, पेयजल, चिकित्सा सहित सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। प्रशासन की ओर से बाढ़ प्रभावितों की हर संभव मदद जारी है। बातचीत नहीं होता है, कुछ नहीं बोले। बातचीत नहीं होता है, झगड़ा चलता है। झगड़ा चलता नहीं है, शुरू से बातचीत नहीं होता है। तो ये अलग रहते हैं? अलग रहते हैं, मतलब साथ में रहते हैं, बातचीत नहीं होता है। फिर घर में आते हैं और जाते हैं, बस आते जाते खाते पीते हैं। क्या करते थे? अपना खाते हैं। दारू सर शुरू से पीता था ही, इसलिए इसे घर में किसी से बनाव नहीं था। कितने भाई है आप लोग? इसको मना करता था कि दारू वगैरह मत पीजिए, फिर भी लोग सुनता ही नहीं था ही। अच्छा, इसीलिए इससे घर में कोई किसी से उतना बातचीत भी नहीं होता था। क्या करते? ये इसका चाय का दुकान था ना वहाँ पर। नहीं, टेम्पो चलाता था। अभी फिलहाल टेम्पो चलाता है? पहले चलाता था, अभी पहले से उसके बाद टेम्पो छोड़ दिया। पूरे गंगा नदी क्षेत्र में दियारा एरिया में मुख्यतः बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। चूँकि गंगा अभी खतरे के निशान से काफ़ी ऊपर है, तो लोगों को यथाशीघ्र उन क्षेत्रों को छोड़ने के लिए कहा गया है। नावों का रिक्वेशन किया जा चुका है, सभी नावों को भेजा जा रहा है ताकि जो मवेशी हैं और लोग वहाँ फंसे हुए हैं उनको इवैक्यूएट किया जा सके। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में कैटल कैंप है, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में शरणार्थी गृह हैं। हम लोगों के द्वारा पूरे आपदा प्रबंधन और आपदा प्रबंधन प्राधिकार की तरफ से सभी तैयारियां की जा चुकी है और सभी लोगों को हम लोग इस विषय में अभी हम हॉस्पिटल में बच्चा बीवी को दिखा रहे थे तो फ़ोन किया कि फिर भाई जो है वहाँ पर गंगा जी में डूब गए। और क्या पता चला कि बस यार इससे ज़्यादा कुछ नहीं निकला। तो वही या तो 3 या 2 रात को बोला था हम जाए। स्टेशन में भी रह करता था, घर कभी कभी आता था। कल रात को स्टेशन में 3 स्टेशन, रात स्टेशन वहीं पे पीता था, खाता था, वजह रहता था। तब मना कर चुका है इसको कि रे दारू छोड़ दे साला साड़ू सब किसी की बात नहीं मान। किसी को इधर घर में रहने का झगड़ा क्या लगता है? अब कैसे बता, घर से निकला अब रात को, अब बतावे कैसे? अब तो इधर दारू में डूब। देवघर में अब स्वास्थ्य सेवाओं को नया आयाम मिलने जा रहा है, क्योंकि यहां 100 सीटों वाला मेडिकल कॉलेज जल्द ही बनकर तैयार होगा, जिसे सदर अस्पताल से जोड़कर पीपीपी मोड पर विकसित किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में 420 बेड का एक बड़ा अस्पताल भी शामिल होगा। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने डहुआ भौजा में चिन्हित 13 एकड़ जमीन का निरीक्षण किया और बताया कि केंद्र सरकार से बैठक के बाद प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद के पास भेजा जाएगा। स्वीकृति मिलते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी है कि पहले 2 वर्षों में अस्पताल और फिर अगले 3 साल में मेडिकल कॉलेज तैयार किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान सिविल सर्जन सहित कई विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। यहाँ पे हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं कि देवघर में एक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मोड में मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाना है। इस मेडिकल कॉलेज का निर्माण जो है सदर हॉस्पिटल के साथ जोड़ करके किया जाएगा और इसी के लिए यहाँ पे 13 एकड़ ज़मीन जो है वो चिन्हित किया गया है।
हुआ मौजा में है और ये 100 सीट का मेडिकल कॉलेज होगा और टोटल जो होगा 420 बेड का हॉस्पिटल यहाँ पे निर्माण किया जाएगा। सदर हॉस्पिटल और यहाँ पे जो हॉस्पिटल निर्माण होंगे वो दोनों मिलाकर के 420 बेड का होगा और साथ ही 100 सीट का जो है उसमें एडमिशन्स होगा MBBS। कितने दिनों तक? ये अभी हम लोगों ने भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा है। भारत सरकार से एक बार सहमति मिल जाती है तो फिर हम लोग इसके निर्माण के ऊपर काम करेंगे और ये प्राइवेट पार्टी द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। PPP मोड पे जो होता है वो निर्माण किया जाएगा इसका। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो सबसे पहले प्रारंभिक चरण में तो अस्पताल का निर्माण होगा। अस्पताल का निर्माण 2 साल के अंदर हो जाना चाहिए और उसके बाद जो है वो कम से कम 3 साल लगेगा जो मेडिकल कॉलेज का फुली फंक्शनल होने में। जमशेदपुर से खबर है जहां पर ज्ञानचंद्र जायसवाल उर्फ बबलू जायसवाल के बिट्टूपुर स्थित आवास और कार्यालय पर ईडी की छापेमारी जारी है। बताया जा रहा है कि ईडी की 10 सदस्यीय टीम ने आज सुबह एक साथ दोनों ठिकानों पर दबिश दी और आर्थिक अनियमितताओं को लेकर दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है। कार्रवाई के दौरान आवास और दफ्तर को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया। किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। फिलहाल छापेमारी की वजह ईडी की कार्रवाई किस मामले से जुड़ी है इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। जमशेदपुर से गुजरने वाली झारखंड की लाइफलाइन कहे जाने वाली NH-33 अब लोगों के लिए जानलेवा बन चुका है। खासकर चिगलू स्थित ब्रिज के पास जहां पिछले 1 साल में 62 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, 26 लोगों की जान जा चुकी है। इस खतरनाक स्थिति के पीछे सबसे बड़ा कारण ब्रिज के पास बना डायवर्जन है जो सीधे सीधे मौत को दावत दे रहा है। हालात इतने गंभीर हैं कि रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर ब्रिज निर्माण की मांग की है। लेकिन सवाल यह है कि ब्रिज आखिर कब बनेगा। 1 साल पहले इसे डैमेज घोषित किया गया था मगर अब तक निर्माण की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई जो प्रशासनिक लापरवाही पर बड़ा सवाल उठाता है। स्थानीय लोगों में इसको लेकर गहरा आक्रोश भी है। ये मोटा मोटी 6 महीने से बंद है और यहाँ से अभी तक जो बंद है ना ये केके बिल्डर लिया है और उसका जो कार्यशैली है बहुत घटिया है इस NH-33 का। और यहाँ से अभी तक लगभग 30 आदमी का जान जा चुका है इस हाईवे में। तो यही बात बोलना चाहता हूँ कि इसको जितना जल्दी हो सके इसको सुचारू रूप से चालू किया जाए ताकि वन वे जो है वन वे के चक्कर में हमारे जो ये आसपास के आदमी है या जो भी है बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कभी भी आता है कभी भी कुछ करता है तो गाड़ी को देखते हुए अपना जान को जोखिम में बनेगा। उम्मीद तो नहीं लग रहा मेरे को क्योंकि जो जनप्रतिनिधि है मेरे हमारे रांची के जो माननीय सांसद महोदय है इन्होंने तो हमेशा बोला है इसको कर लेंगे। लेकिन इसको मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे सांसद महोदय को बहुत जल्द से जल्द इसको कुछ कदम उठाना चाहिए ताकि हमारे जो पंचायत जो क्षेत्र है चांदिल प्रखंड यहाँ का आदमी को जान जोखिम में ना डालना पड़े और वन वे के चक्कर में ये 2 वे चालू है और ये पुलिया बने यही मैं गुजारिश करता हूँ। 2024 अक्टूबर महीने से बंद है। उस टाइम से वन वे कर दिया गया है 4 लेन को और ये अभी तक हम लोग का जो जानकारी आंकड़े में हाफ सेंचुरी मतलब 50 से ऊपर एक्सीडेंट हो चुके हैं जिसमें हमको लग रहा है 22 से 25 की मौत भी हो चुकी है। और कुछ डेटा ऐसा है कि जो हम लोग को नई जानकारी इसलिए हुआ यहाँ से घायल अवस्था में भेज दिया जाता है एम्बुलेंस से जो MGM या TMH जाता है वहाँ पर भी कई लोगों की मौत हो चुकी है। हाँ और मैक्सिमम जो एक्सीडेंट हुए हैं उसमें अभी भी अगर आप रिपोर्ट खंगालिएगा उनके घरों में जाइएगा तो वो अभी विकलांग अवस्था में है। किसी के हाथ टूटे हुए हैं किसी के पैर टूटे हुए हैं वो 5 महीना 6 महीना से इलाजरत हैं घर में पड़ेंगे। ये ठीक करने के लिए क्या किया जा रहा है? क्षेत्र के लोग क्या कदम उठाए हैं? क्षेत्र के लोग तो क्या कर सकते हैं मांग ही कर सकते हैं। अब सरकार बनाया है सरकार चुनते हैं इसके लिए आपका एजेंसी है NHI है। स्थानीय नेता मांग उठाते हैं। विधायक महोदय अभी आई थी फिर विपक्ष के लोग भी एक बार आए थे निरीक्षण किए लगातार इसको लेकर आपका मांग उठा है
हमेशा मांग उठता है। संजय सेठ जी, रोड मुझे जहाँ तक पता चला सुना गया है कि रोड का NHI द्वारा ये पुराना पुलिया का पुनर्निर्माण किया जाएगा। इसलिए पिछले साल अगस्त 7 या 8 अगस्त को पिछले साल इसको बंद किया गया है, वन वे कर दिया गया है। और इसके बाद अभी लगा 1 साल इससे पहले हमारे आजसू के केंद्रीय सचिव बगल में आप ऑफिस देख रहे हैं हरलाल महतो जी, उन्होंने भी रक्षा राज्य मंत्री और स्थानीय सांसद जो हमारे संजय सेठ जी है उनको भी ज्ञापन देकर अवगत करा इस विषय पर। यहाँ 1 साल इस दरमियान अभी तक जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि 50 से ऊपर एक्सीडेंट हुआ यहाँ पर और उसमें से 25-26 को आदमी का जान गया है। साहिबगंज जिले के तलझारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत दुधकोल गांव में जमीन विवाद को लेकर दिल दहला देने वाली वारदात सामने आ गई, जहां बजल हेम्ब्रम नाम के युवक ने धारदार हथियार से हमला कर अपने पड़ोसी 80 साल के नोहा बेसरा, उनकी बेटी बड़की मुर्मू और दामाद नथनियल हंसदा की बेरहमी से हत्या कर दी। हैरान करने वाली बात यह है कि हत्या के बाद आरोपी खुद तालझारी थाना पहुंचा और आत्मसमर्पण कर दिया। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी नीतीश कुमार पांडे मौके पर दलबल के साथ पहुंचे। देखा कि नोहा बेसरा का शव घर के दरवाजे पर है, जबकि बेटी और दामाद का शव घर के बाहर सड़क पर पड़ा था। पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि मामले की हर कड़ी को जोड़कर जांच की जा रही है। वह मृतक की बहू संतोषनी किस्कू के मुताबिक नोहा बेसरा के कोई बेटा नहीं था और दामाद बहू बीते 8 वर्षों से उनके साथ ही रह रहे थे। आरोपी बजल मृतक परिवार का दूर का रिश्तेदार लगता है। साहिबगंज में 3 लोगों की ये निर्मम हत्या हुई है। गांव में आपसी विवाद में जो संभवतः जमीन से रिलेटेड है, एक व्यक्ति के द्वारा 3 लोगों की लोहे के रॉड से मार के हत्या कर दी गई है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अभी तक जांच कर रही है। पुलिस का जमीन विवाद में रोल बहुत लिमिटेड है, पर फिर भी हम लोग थाना प्रभारी स्तर पे और थाना स्तर पे CO साहब के साथ हर प्रत्येक शनिवार को थाना दिवस आयोजित करते हैं, जिसमें सभी तरह की जमीन की समस्याओं का एक ही जगह पर समाधान किया जाता है। पुलिस तो लगातार सरायकेला जिले में नक्सलियों की धमक दोबारा बढ़ने लगी है, जहां पिछले 2 महीने में 4 बार केन बम विस्फोट की कोशिश हुई है, लेकिन पुलिस ने हर बार उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। गुप्त सूचना के आधार पर कुचाई थाना के अंतर्गत दलभंगा OP के पास में पहाड़ी क्षेत्र में 44 केन बम बरामद किए गए हैं, जिसमें से एक केन बम का वजन करीब 500 ग्राम बताया जा रहा है, जो काफी बड़ा माना जाता है। जबकि सरायकेला लंबे समय से नक्सली मुक्त जिला रहा है, लेकिन हाल ही में भाकपा माओवादी के अनिल दा के दस्ता की सक्रियता ने इस इलाके में बढ़ती नजर आ रही है। पुलिस ने सभी बरामद केन बम को निष्क्रिय कराकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी। खबर गुड्डा से है, जहां पर स्पेशल पॉस्को कोर्ट सह जिला और सत्र न्यायाधीश प्रथम कुमार पवन की अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी राहुल कुमार को दोषी पाते हुए 25 साल के सशस्त्र कारावास की सजा दे दी है। साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने भदवी की धारा 366 के तहत आरोपी को 7 साल के कारावास की सजा सुनाई है। 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। ये दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी। दोषी राहुल कुमार बिहार के अररिया जिला का निवासी है। पीड़िता के पिता ने शिकायत में कहा है कि छठ पर्व के दौरान जब वो संध्या अर्घ्य देने गए थे, उसी समय आरोपी ने उनकी नाबालिग बेटी का अपहरण किया और उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने 3 नवंबर को पीड़िता को अररिया से बरामद किया, आरोपी को जेल भेज दिया। खबर बोकारो से है, जहां पर जिला जज द्वितीय सूर्यमणि त्रिपाठी ने दुष्कर्म के आरोपी को 12 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दरअसल लड़की अपने घर में अकेली थी, तभी घर के पीछे वाले दरवाजे से आरोपी आया और पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। साथ ही किसी को बताने पर उसे और उसके पिता को चाकू से मारने की धमकी दी। दरअसल जिला जज द्वितीय ने आरोपी को 12 साल की कारावास और 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
जमशेदपुर के पोटका प्रखंड में जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों ने कमीशन बकाया समेत 5 सूत्री मांगों को लेकर पोटका मुख्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया है। दुकानदारों ने बीडीओ को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर जल्द समाधान नहीं निकाला गया तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। अनवर अली अध्यक्ष अन्य राशन डीलरों ने भी इस आंदोलन में हिस्सा लिया और अपनी समस्याएं मीडिया के सामने रखी हैं। कमीशन नहीं मिलेगा, तब तक कमीशन नहीं मिलेगा। पटका संघ डीलर जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हमारे पटका की ओर से जो अनवर अली का अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जो कि हम लोग 9 माह से हम लोग का डीलर कमीशन बकाया है। उसके साथ साथ जो LIC में जो त्रुटियाँ हो रही वो चीज़ हम लोग डीलर को ही भुगतना पड़ रहा, खमियाजा भुगतना पड़ रहा। इसी को लेकर 5 सूत्री मांग को लेकर हम लोग कठोर निर्णय लिया है। जब तक कमीशन नहीं आता है तब तक हम लोग हड़ताल में रहेंगे और जो भी LIC का जो भी गड़बड़ी त्रुटियाँ हो रही उसको भी जब तक सुधार नहीं किया जाता है तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। और हम लोग कई दिन से हम लोग पेपर के माध्यम से भी लोगों को और जहाँ सरकार को हम लोग आगाह किया था कि हमारा जो बकाया कमीशन अभी तक मुझे नहीं मिला है और जितने भी हमारे LIC का जो कटाया था बेमत से उससे कटौती बंद किया जाए। इसी को लेकर 5 सूत्री मांग को लेकर हम लोग कठोर निर्णय लिया है। जब तक कमीशन नहीं आता है तब तक हम लोग हड़ताल में रहेंगे और जो भी LIC का जो भी गड़बड़ी त्रुटि। जमशेदपुर के पोटका प्रखंड मुख्यालय में एक 40 फीट ऊंचाई वाले गोदाम के एल्बेस्टर छत से मजदूर सुकरा सरदार उर्फ बीरी सरदार गिर गया, जिससे उसकी स्थिति नाजुक बनी है। बताया जा रहा है ठेकेदार के जरिए बिना सेफ्टी प्रोटोकॉल के मजदूरों को काम कराया जा रहा है, जिससे ये गंभीर दुर्घटना हुई है। घायल मजदूर को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। इस घटना पर साथी मजदूर और गोदाम के AGM विशाल कुमार ने भी चिंता व्यक्त की है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम की जरूरत है। जामताड़ा जिले के महिजाम के पाल बागान में स्थित सचन पब्लिक स्कूल में रक्षाबंधन के अवसर पर एक अनोखा और भावनात्मक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सुरक्षा बल के वीर जवानों को राखी बांधकर सम्मान और आभार प्रकट किया है। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को भारतीय संस्कृति, परंपरा और देशभक्ति के महत्व से परिचित कराना था। प्रचारक सीमा तिवारी ने अब बच्चों को बताया कि ये त्योहार सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि हमारे सैनिकों के प्रति कृतज्ञता और अनुशासन का प्रतीक है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्हें ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया, हमें भी अपने बच्चों को जीने का मौका दिया। इसके लिए मैडम आप सभी को बहुत, ये पहली सीढ़ी होती है जहाँ से बच्चे कुछ सीखते हैं और आपने जो ये किया है हमारे सोच में पड़े था। बच्चों को ये रक्षाबंधन का त्यौहार ऐसा, ये रक्षाबंधन का जो त्यौहार है ये अपने आप में एकता का प्रतीक है। ये दो रिश्तों का जुड़ाव है, स्नेह है, प्यार है। जो बच्चे आज स्कूल में पढ़ रहे हैं यहाँ से सीख कर जाएंगे, वो देख रहे हैं आगे इस चीज को वो समझेंगे। तो जिस तरीके का आयोजन आप लोगों ने किया ये बहुत अच्छा था। बच्चों जो आने वाले समय में देश के भविष्य है वो कैसे देश की रक्षा करेंगे, कैसे दूसरों के प्रति अपने प्यार को बांटेंगे, रखेंगे, आपस में रिश्ते कायम रखेंगे। ये रिश्ता भाई बहनों के बीच उनकी लंबी उम्र के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनके देखभाल के लिए, उनकी रक्षा के लिए है। तो बच्चे इसे सीखेंगे और ये रिश्ता सिर्फ भाई बहनों से भी आज के समय में करेंगे, ऊपर हो गया। आजकल के समय में दोस्ती रिश्तेदारों या सरहदों के काम करने वाले सैनिक अपने परिवार से दूर है, वो अपने परिवार के पास जा नहीं पाते। कि हम अपने परिवार में आ गए, छोटे बच्चे इस चीज को देखकर सीखेंगे कि कैसे एक रिश्ते को जोड़ कर रखा जाता है। तो हम सब यही बच्चों को भी, आप तो छोटे बच्चे हैं लेकिन आने वाले समय में ये देखेंगे कि कैसे
हम इस रिश्ते को आगे बना सकते हैं। खरसावां प्रखंड की राजकीय मध्य विद्यालय बड़ा आमदा में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना उन्नत के पहिया के तहत 3 पंचायतों के 337 स्कूली बच्चों को साइकिल वितरित की गई है। जोरडीहा पंचायत के 140 और आमदा पंचायत के 86 बच्चों को साइकिल दी गई है, जबकि प्रखंड में कुल 1354 साइकिल वितरण का लक्ष्य रखा गया था। इस कार्यक्रम का शुभारंभ वीडियो प्रधान मांझी, सांसद प्रतिनिधि कोंदो कुमकार, विधायक प्रतिनिधि अनूप सिंह देव, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी नवल किशोर सिंह सहित अन्य अधिकारियों ने किया। उन्होंने बताया कि इस योजना का मकसद बच्चों को स्कूल आने जाने में सहूलियत प्रदान कर उनकी पढ़ाई को बेहतर बनाना, शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना है। बच्चों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी और सभी ने समय से स्कूल पहुंचने का भी संकल्प लिया। 1354 का पूरे प्रखंड का टारगेट है इस वर्ष का, उसका आज शुभारंभ हो गया और आज प्रखंड विकास पदाधिकारी सहित क्षेत्र के सभी गणमान्य लोग उपस्थित होकर के साइकिल वितरण में सभी लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ और आज हम उम्मीद कर रहे हैं कि 300 प्लस साइकिल बच्चों के हाथ में हस्तगत हो जाएगा और ये लगातार जारी रहेगा। 1354 साइकिल। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।